बिग इंसिजन बिग सर्जन, यानी जो जितना बड़ा कट लगाएगा उतना ही बड़ा है जी। आज के टाइम में सब रिवर्स हो चुका है। 6.25 फुट जो लंबा कीड़ा निकला था वो हमारे हॉस्पिटल में ही हमने ही निकाला था बेसिकली। तो पेट में हम जा रहे हैं उससे स्कोप से, तो उसको बोलेंगे लेप्रोस्कोप, और इसी से बनी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। दूरबीन से आज के टाइम में ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑपरेशन है वो दूरबीन से हो सकता है। एक बहाना होता था कि रेस्ट हाँ, कर लिया हाँ, जाए, रेस्ट वो वाला। आपने खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी को रेस्ट करना है तो हाथ से करा ले। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, हिमाचल, इस बेल्ट में स्टोन बहुत ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया का पहला कैमरा इंस्टॉल किया है कैथल में आपके। आज मुझे 1 साल हो गया इस कैमरे को इंस्टॉल किए। दैट इज 4K कैमरा, वर्ल्ड का बेस्ट कैमरा सिस्टम है स्ट्राइकर का 1688, और वो भी है 55 इंच मोटर के साथ में। बच्चेदानी बचाने वाले ऑपरेशन खाली हम ही कर रहे हैं, ठीक है। और अब तो शायद मैं जयपुर जाता हूँ कई बार तो लोग बोलते हैं तू तो हरियाणा का हो गया। मैंने यार भाई आधार कार्ड वहीं का है, 15 साल वहाँ हो गए, लोगों से इतना प्यार मिला है, मैंने अच्छा लगता सुनना कि मैं हरियाणवी हो गया। किसी ने पूछा कि कोई ऐसा तरीका बता जिससे बीमार नहीं हूँ, ठीक है, तो बता देते हैं क्या है तरीका। आप बताओ, क्या बीमार नहीं हो कभी जिंदगी में? है कोई तरीका? ऐसा तो क्या तरीका सर? है एक तरीका, डॉक्टर को भगवान का दर्जा सही में देते हैं सर। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि जो दूरबीन से नहीं हो सकती हो। तो प्लीज लोगों के बहकावे में नहीं है और दूरबीन से अपना जो सर्जरी है इलाज करो। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट शो है ये यूनिक है क्योंकि दूरबीन से ऑपरेशन आप लोगों ने सुना होगा और बहुत सारे करवाए भी होंगे, आपने नहीं करवाए होंगे, यार दोस्त रिश्तेदारों ने भी करवाए होंगे। तो दूरबीन से ऑपरेशन कैसे होता है, ये क्या तकनीक है, आज गहराई से बातचीत करेंगे। मेरे साथ आज डॉक्टर DS पवार हैं और जयपुर हॉस्पिटल के संस्थापक हैं। कैथल के अंदर स्थित जयपुर हॉस्पिटल ने अपना नाम कमाया है, और वो नाम क्यों कमाया है आज जानते हैं डॉक्टर साहब से। क्योंकि 17 साल का अनुभव है, 20,000 से ज़्यादा ये सर्जरी कर चुके हैं। जी, स्वागत है आपका सर। थैंक यू। सभी ए न्यूज़ स्टूडियो को देखने वालों को सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, एंड मनदीप जी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आज उन्होंने अपने स्टूडियो को रिनोवेशन किया और जो है पॉडकास्ट रखा। और शुरुआत आपसे की सर। शुरुआत हमसे की है, तो इसके लिए मनदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, पहले तो एक बार थोड़ा आपकी पढ़ाई और आपका गांव, आपका राज्य थोड़ा बताएं सर अपने बारे में। मैं बेसिकली जयपुर से हूँ। जयपुर के पास में एक विलेज है अचरोल करके, जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर है, जहाँ पर आजकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निम्स यूनिवर्सिटी के नाम से आज कैथल वाले भी काफ़ी जानते हैं उस यूनिवर्सिटी को। वो मेरे गांव के बिल्कुल पास में ही है, और जन्म मेरा जयपुर में हुआ क्योंकि एंसेस्टर वहाँ थे अचरोल में, बट कि दादाजी वगैरह शिफ्ट हो गए जयपुर में, तो जयपुर में ही जन्म हुआ। जयपुर में मेरी जो है पढ़ाई लिखाई सारा कुछ जयपुर में ही किया। वहीं से मैंने MBBS किया सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद में वहीं से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया सर्जरी के अंदर। जी, तो कैथल के अंदर भी फिर आपने जयपुर के नाम से ही हॉस्पिटल बनाया सर, एक बड़ी बात है। हाँ, जयपुर में तो काफ़ी जो है से चल रहा था कि यहाँ बनाएं या कहीं और चलें, और सही बोलूँ तो मैं वहाँ पर डॉक्टर्स बहुत हैं और पेशेंट्स ही बहुत हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कुछ ऐसे एरिया को चूज़ किया जाए जहाँ पर मैं अभी जो गैप है उसको मैं फिलअप कर सकूँ, कि लोगों को कुछ जैसे एडवांस सर्जरी के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, कॉस्ट बहुत मैटर करता है, तो एक मन में ये था। तो इसलिए मैं सोचा कि एक Tier 3 सिटी में जाके मैं अपने इसको देखूं, और मैं यहाँ वैसे आया था 2010 में। उसके बाद 1 साल मैंने काम करने के बाद देखा कि यहाँ पर काफ़ी गैप है, लोग जो है हाथ से ऑपरेशन करवा रहे हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं सारा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ पर हम इस्टेब्लिश करें और यहाँ कैथल की जो है पब्लिक है उनकी सेवा करें, और एक ऐसी चीज़ दें जो कि यहाँ पर नहीं है। जी, दूरबीन सर्जरी सर थोड़ा बताएं इसके बारे में, ये सर्जरी कैसे होती है? क्योंकि पता तो सबको है, लेकिन एक अगर गहराई से थोड़ा बताओगे आप लोग।
और एक से अब तो हरियाणा में है तो हरियाणवी भी समझ में आती होगी। हाँ, बिल्कुल समझ में आती है, हरियाणवी मैं बोलता भी हूँ। क्या और बात है। वो पेशेंट से कनेक्ट भी हो पाता है, जब तक हाँ पेशेंट से उसकी लैंग्वेज में बात नहीं करो, तो हाँ, हमारे जो क्या बोलते हैं, इसमें गांव काफ़ी का टच भी हाँ, है गाँव का ज़्यादा। टच भी है। हम्म, और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट मेरे विलेज से ही बिलोंग करते हैं, तो मैं मतलब हरियाणवी अच्छी से सीख गया हूँ मैं। क्या बात है सर। तो इसलिए उनसे बोल भी लेता हूँ मैं, जी। बतला भी लेता हूँ मैं, ठीक है। और अब तो शायद मैं जयपुर जाता हूँ कई बार, तो लोग बोलते हैं तू तो हरियाणा का हो गया। मैंने यार भाई आधार कार्ड वहीं का है, 15 साल वहाँ हो गए, लोगों से जी इतना प्यार मिला है, मैंने अब अच्छा लगता सुनना कि मैं हरियाणवी हो गया। जी। तो दूरबीन सर्जरी क्या क्या है सर? दूरबीन सर्जरी ऐसा है कि ये आपको बताऊँ मैं, अगर हम पुरानी बात करें इसको दूरबीन से, तो जब हम पीजी कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे 2000 में जयपुर से, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से, तो तब हमारा सेटअप हुआ था मेडिकल कॉलेज में दूरबीन के ऑपरेशन का। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो। आप ये देखिए, जयपुर इतना बड़ा सिटी है और वहाँ पर इस तरह से जो सेटअप हुआ, तो हमें लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। हमने देखा था, लेकिन ये कि हम लोग ये यहाँ पर आ जाएगी चीज़, ये बहुत बड़ी बात थी। लोग वहाँ से उस टाइम पर दिल्ली जाते थे या मुंबई जाते थे करने के लिए, तो वो हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। जी तो वहाँ सेटअप हुआ 2000 के अंदर, और कुछ मशीन आई जिसको दूरबीन से हम कर पाते थे। तो वो सेटअप हुआ, तो उसके बाद में थोड़ा-सा उसके लिए एक हमें क्या है कि जो है इंटरेस्ट पैदा हुआ। कारण क्या था कि अब तक जो ऑपरेशंस होते थे, सब चीरा लग के होते थे। हाँ बहुत बड़ा पेट खोलना पड़ता था, और मैं आपको बताऊँ कि हमारे सर्जिकल ब्रांचेज़ में ये एक सेइंग फ़ेमस है कि बिग इंसिजन, बिग सर्जन। यानी जो जितना बड़ा कट लगाएगा उतना ही बड़ा है। जी आज के टाइम में ये सब रिवर्स हो चुका है कि भई जो सर्जन है वो छोटा कट लगाए तो सर्जन मानेंगे, बड़ा जो है कट दिया है तो वो सर्जन नहीं। ये सब उल्टा हो गया। अब जी ये खाली 40 साल के अंदर पूरा गेम चेंज हुआ है। तो अभी बिग सर्जन, बिग इंसिजन इज़ इट लाइज़ नो मोर। तो उसमें क्या होता है कि कैमरा, हम उसमें दूरबीन जो बेसिकली होती है, एक रॉड शेप कैमरा होता है, उसमें लेंस होता है। तो वो अंदर जाता है, वो अंदर की इमेज को प्रोसेसिंग करता है, बाहर वो हम कैमरे पे विजुअलाइज़ करते हैं। उसको जाने के लिए पेट में स्पेस चाहिए होता है, वो स्पेस हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भर के। जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पेट में भरते हैं, उसके बाद पेट को फुलाया जाता है उस गैस से, तो वो स्पेस क्रिएट होता है, और स्पेस क्रिएट होने के बाद में वो सर्जन्स को उसमें जगह मिलती है जहाँ उसको काम करना होता है, जिस ऑर्गन पे काम करना होता है, वहाँ पर वो उस दूरबीन से और 2-3 इंस्ट्रूमेंट जो भी जैसे रिक्वायरमेंट होती है, हाँ अलग-अलग होल से वो जाते हैं। तो जो कैमरा वाला जो पोर्ट है, जो कैमरा जिससे जाता है, हमारा स्कोप जाता है, उसको स्कोप बोलते हैं बेसिकली। तो जितनी भी देखने की चीज़ें, जैसे टेलीस्कोप हो गया आपका, हम्म, तो टेलीस्कोप यानी दूर से कोई चीज़ देख रहे हैं उसको टेलीस्कोप बोलते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं लेप्रोस्कोप। लेप्रो मीन्स लैटिन में लेप्रो का मतलब होता है पेट, ओके ठीक है? तो पेट में हम जा रहे हैं उससे स्कोप से, तो उसको बोलेंगे लेप्रोस्कोप, और इसी से बनी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, हम्म, ठीक है? तो वो जब कैमरा जाता है तो वो अंदर की पिक्चर को मैग्नीफाई करके और कैम जो है स्क्रीन पे ट्रांसमिट करता है, और ट्रांसमिट करने के बाद में हम उसमें कैमरे पे उसमें जो है स्क्रीन पर देखते हैं, और काम हम पेट में कर रहे होते हैं। जी तो इसके लिए एक अलग तरह का प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट होता है, अलग तरह का स्किल चाहिए होता है। इसको हम हैंड आई कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ओके हैंड आई कोऑर्डिनेशन मतलब आंख आपकी 2D में देख रही है, लेकिन आप काम 3D में कर रहे हैं अंदर। हाँ समझ रहे हैं? एक तो काम होता है कि हम देख के उसको काम कर रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं उसी जगह देख रहे हैं। हम काम कहीं और कर रहे हैं और देख कहीं और रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इनिशियल लेवल पे। उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, और तो शुरू में इसमें कॉम्प्लिकेशन हुए भी, ऐसी बात नहीं। जब ये टेक्नोलॉजी आई थी हाँ स्टार्टिंग में, तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उसमें क्या होता था कि जो विजन क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं थी। आपके जैसे आप खुद भी शायद आप स्टूडियो मैनेज करते हैं, सारा कुछ जी करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपकी जो स्टूडियो क्वालिटी, जो पिक्चर क्वालिटी है, उसमें आज से 10 साल पहले पॉडकास्ट आते बिल्कुल होंगे तो वो हाँ कैसे थे और आज कैसे हैं। तो ऐसे ही जो साइंस ने जो है प्रोग्रेस की है, तो उसमें जो विजन क्वालिटी इम्प्रूव होती गई, ठीक है। अंदर हमें जो हमें कॉटरी मशीन एक काम में लेते हैं, जिससे कि टिश्यू को बर्न करके और उसको डाइसेक्ट करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आया।
जी। उससे क्या है कि जो उसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो जो हम टिश्यू जैसे कि बाहर से तो हम चाकू से करते हैं, नाइफ यूज़ हाँ। करते हैं बेसिकली। वो नाइफ और सीजर्स यूज़ करते हैं। उसके अंदर भी सीजर्स होती है, सीजर्स के साथ में ऐसी सीजर्स आ गई है कि जो कट भी करती है और जो नसें होती हैं उसको इमीडिएट कोगुलेट भी कर देती है, बर्न करके उसको ब्लीडिंग को रोक देती है वो। जी। तो ये जब एडवांसमेंट धीरे-धीरे आता गया, तो बाद में हमने देखा कि जो मेडिकल लिटरेचर कहता है कि लोगों में इनिशियल एक्सेप्टेंस कम थी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ था। धीरे-धीरे ये बनता गया और आज ये इतने सारे प्रोसीजर्स हो चुके हैं, जो अलग-अलग प्रोसीजर के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। मेडिकल साइंस में क्या होता है कि कोई एक बीमारी है, उसको करने के 2 या 3 तरीके होते हैं, जी। ठीक है? तो उसको हम फिर क्या है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड कब बोलते हैं कि जब वो फुल प्रूफ टेक्निक होती है और मेजॉरिटी में वो सक्सेसफुल होती है, तो उसको गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है। तो आज ये मान के चलिए मोर देन 90% केसेस में दूरबीन की सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुकी है। तो जो उसका लोगों ने शुरू में एक्सेप्ट नहीं किया था, वो आज एक्सेप्टेंस आ चुकी है। शुरू में तो बहुत सारी दिक्कतें आई होगी सर। बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको, लोग आके बोलते हैं कि सर आप पथरी कैसे निकालोगे दूरबीन से? पथरी कुछ रह जाएगी तो। और कुछ जो नॉन मेडिकोज़ हैं, वो दिमाग में ये रखते हैं कि अंदर तो गए तो वो तो चेक नहीं कर पाएँगे, दूरबीन तो इतने से स्पेस में जाएगी, उन्हें आइडिया नहीं होता। दूसरा, कुछ डॉक्टर्स नहीं करते तो बोलते हैं कि ऐसी गैस भरेंगे जो दिमाग में घुस जाएगी, वो दर्द करेगी, हाँ। है ना? तो इस तरह के बहुत सारे मिथ्स थे, वो मिथ ठीक है। और दूसरी बात है, जब शुरू में लोगों ने स्टार्ट किया तो उसमें इंजरीज़ भी काफ़ी हुई, कुछ बोलते हैं कि नस कट जाती है, ये हो जाता है। तो वो शुरू में था, चैलेंज था, लेकिन वो अब ओवरकम हो चुका है। अभी जो विज़न इतना इम्प्रूव हो चुका है, तो ये ऑलमोस्ट ये चीज़ें निल हो चुकी हैं। तो अब इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं है। जी। लोगों को लगता है कि ये अंदर से सफाई नहीं हो पाती, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा बेटर तरीके से सफाई होती है। हम एक जगह पे जाते हैं और पूरा एब्डोमेन को हम पूरा विजुअलाइज़ कर लेते हैं और जो बीमारी है, जो बीमारी वाला एरिया है, उसके अलावा भी दूसरे एरिया में भी हम जाके तो देख सकते हैं कि कहीं ये भी तो नहीं रह गया हो, तो साथ में और भी एडवांटेज मिल जाती है इसकी। कैथल शहर सर एक छोटा शहर माना जाता है क्योंकि गांव का एरिया है। तो आपने जयपुर हॉस्पिटल की जो स्थापना की और दूरबीन ऑपरेशन लेके आए, तो चुनौतियां और भी बड़ी होंगी आपके लिए तो। बिल्कुल, चुनौतियाँ ऐसी थी ना, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा-सा देहात हाँ। एरिया ज़्यादा आता है, तो लोगों को पता नहीं है, एजुकेटेड क्लास थोड़ी-सी कम होती है विलेज में, तो सबके दिमाग में है कि चीरा दे देंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा अपना तो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो चीरा आपको ऐसा परेशान करता है, आपको इसके एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ दूरबीन के ऑपरेशन की, कि आपका बहुत छोटा-सा कट, जो इनका मैक्सिमम साइज़ कट है वो 10 एमएम का होता है। 10 एमएम मतलब 1 सेंटीमीटर का, जो कि स्कोप के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा बाकी जो कट होते हैं वो 5-5 एमएम के होते हैं। इसके लिए आप ये कहो कि स्टिच बाहर से स्टिच करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल बैंडेड लगा के काम चल जाता है। इतने छोटे से इंसिजन से अभी हम बच्चेदानी के ऑपरेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, हर्निया के ऑपरेशन भी कर रहे हैं और पित्त की पथरी के ऑपरेशन कर ही रहे हैं। तो आए, लेकिन धीरे-धीरे क्या है कि हर चीज़ में कोई नई एडॉप्टेशन में टाइम लगता है लोगों को, जी। ठीक है? लेकिन जब 1, 2, 4 फिर जब काफ़ी सारे केस होते हैं, वो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट डालते हैं। 4 लोग हो गए, वो 10 को बता रहे हैं, 10 लोग हो गए, 50 को बता हाँ। रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, मैंने जो बच्चेदानी का ऑपरेशन कर रहे हैं, आज से 8-9 साल पहले स्टार्ट किए थे हाँ। और मैंने कैथल का पहला कैमरा लिया था फुल एचडी 8 क्या साल बात पहले, ठीक है? और एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको बोलते हैं हार्मोनिक, क्वार्टरी मशीन होती है। है। जी। तो वो जो उससे हमने पहला केस किया और हमने उसी प्राइस बैंड में किया जो यहाँ पर हाथ से होता था। हमने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया कि लोगों को एक बार ये पता तो लगे, हम्म। ठीक है? कॉस्ट हम बाद में रिकवर कर लेंगे कि भई चलो, ये पेशेंट को समझाएँगे बाद में कि भई इसका ये कॉस्ट आता है। इनिशियली तो हमें उसको एक बार रिज़ल्ट देना होगा। तो उसके लिए हमने वो किया, तो मेरी वाइफ़ ने बहुत मना किया मेरे को कि आप क्यों इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? यहाँ लोग समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। मैंने कोई बात नहीं, धीरे-धीरे अभी जी। सब समझेंगे। और आज इस बात अच्छा, उसके अलावा आप ये मान के चलिए 2008 मैं 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। उसके 6 महीने बाद में एक मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव है, चंडीगढ़ से मेरे पास आता है। ये एक्चुअल घटना है। जी। तो जैसे आपको पता ही होगा कि बाहर बड़े सेंटर से आते हैं कि सर आपके यहाँ पर जो ऑपरेशन नहीं होते हैं वो हमें रेफ़र कर दीजिए। पेशेंट का जो है, मतलब कई बार पेशेंट मिसगाइड हो जाता है, तो आप एक प्रॉपर जगह भेज देंगे।
तो मेरे पास आता है बंद जो है, बोले सर आपके पास में जो है आप दूरबीन से जो है पथरी का ऑपरेशन करते हैं, तो आप एक काम करिए सर, बच्चेदानी वाले पेशेंट जो दूरबीन से कराना चाहते हैं, आज से 9 साल 8-9 साल पहले ही बता रहा हूँ मैं, जी। जहाँ पे सोचता भी नहीं था। तो बोलते हैं कि सर हमारे पास भेज दीजिए। मैंने क्यों भाई? बोला सर हम दूरबीन से करते हैं। मैंने भाई मैं भी करता हूँ, जी। तो पेशेंट यहाँ भेज दिया अगर तुम 2 लाख लेते हो, मैं 20,000 में करता हूँ। तो सर यहाँ पर आप किससे करते हो? मैंने कहा हार्मोनिक से करता हूँ मैं। आपके पास कैमरा है? मैंने फुल एचडी कैमरा है मेरे पास में। जी। आपके पास हार्मोनिक है? तो ही वाज सो सरप्राइज। वो मशीन है, मतलब एक आप एक लोकल लैंग्वेज में उसको कैची बोल सकते हैं, सीजर्स। वो उस वक्त मैंने 13 लाख की ली थी सीजर खाली। तो बोलते सर कैथल में हार्मोनिक है? जी। मैंने बिल्कुल है कैथल में हार्मोनिक। तो ये अंडर एस्टिमेट किया जाता था बेसिकली। अब मेरा पढ़ाई चूंकि जयपुर से हुआ, ठीक है, तो जयपुर में ये चीज़ें कॉमन थी उस टाइम पे। कैथल के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, वो हमने परचेज की और लोगों को दिया। आज मेरे पास में 10 में से 9 पेशेंट आके बोलते हैं कि सर मुझे दूरबीन से बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना है। जी। ये हमारा अचीवमेंट है और हम शायद ही कोई गांव शहर का इसका कैथल का ऐसा होगा जहां पर हमने पेशेंट का दूरबीन से ऑपरेशन नहीं किया। तो मैं आज मेरी वाइफ को बोलता हूँ कि देखो, मतलब कि जब मैंने स्टार्ट किया था 9 साल पहले, तब लोग पूछते थे क्या होगा, कैसे होगा, और आज लोग मुझे आके पूछते हैं कि दूरबीन से हमें ऑपरेशन करवाना है। तो इसका नुकसान क्या है? दूरबीन से ऑपरेशन का कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। बिल्कुल फायदे। फायदे में आपको गिनाता हूँ मैं, अनगिनत फायदे। पहली बात तो कि आपका कट बहुत छोटा लग रहा है, तो कॉस्मेटिक अपीयरेंस। आप कई बार मान लो कुछ कोई बंदा जिम कर रहा है या यंग फीमेल्स हैं जो पोस्ट जो है मतलब मैरिज में उनके दिक्कत आ सकती है, जो अनमेरिड फीमेल्स हैं कि लगता है कि बहुत बड़ा कट होगा ये होगा, वो आपका कॉस्मेटिक अपीयरेंस सबसे पहली बात तो। दूसरी बात है रिकवरी बहुत फास्ट है, क्योंकि हम पूरा कट नहीं लगाते, उसमें होल से काम करते हैं। तो जितना बाहर के एनवायरनमेंट में जो अंदर की चीज़ें एक्सपोज होती हैं उसमें नुकसान ज़्यादा होता है, वो एक्सपोज ही नहीं हो रही। जहाँ जितना एरिया उसमें काम कर रहे हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन कम हो गए। उसके बाद उसका ड्रेसिंग का, वो खाली बैंडेड चेंज करनी है, कोई पट्टी नहीं करनी। जी। तो पट्टी जब नहीं करनी है तो आपको इन्फेक्शन भी नहीं होगा। अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ तो आपके आने वाले टाइम में 5-10 साल बाद में जो हर्निया होने की संभावना होती है वो बिल्कुल खत्म हो गई। चूंकि विलेज में 30-40-50 मीटर दूर से लोग आते हैं, पट्टी कराने में कितना खर्चा होता है, एक वो गाड़ी करके लेकर आते हैं। जी। हर किसी में तो 4 व्हीलर है नहीं, वो गाड़ी करेंगे 1500-2000 लेगा, आने जाने का टाइम है, ये है, वो आपका इकोनॉमिकली वायबल है। सेकंड चीज़, सपोज आप वर्किंग क्लास हैं, ठीक है, तो आपको जॉब जो है मान लो प्राइवेट जॉब है, ज़्यादा छुट्टी नहीं देते, आपने 2 या 3 दिन में आपकी रिकवरी हो गई, चौथे दिन आप अपना वर्क जॉब कर सकते हो, आपको वो बेनिफिट हो गया फाइनेंशियल। फीमेल से घर का काम करने के, सपोज कि आपने उसका हाथ से कराया, शी विल टेक 3 मंथ्स बेड रेस्ट। इसमें आपको बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आपको 2 या 3 दिन में अपने घर का काम संभाल सकते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे हैं आपके, स्कूल जाते हैं, स्कूल भेजना है, आपको मौसी ताऊ किसी को बुलाना है घर पे काम करने के लिए, वो कुछ बुलाने की जरूरत नहीं है। तो इसका फायदे ही फायदे हैं। हम वेस्टर्न वर्ल्ड में तो कितने साल पहले आ चुका है, हम तो इंडिया में बहुत पीछे हैं। लेकिन अब यह है कि छोटे शहरों में पहुंच गया और छोटे शहरों में भी ऐसा स्किल डेवलप हो चुका है कि हम लोग वो बिल्कुल, आप ये देखियो, हम 10 गुना हमसे ज़्यादा प्राइस लेके यूएस में इतना काम नहीं हो पा रहा जितना इंडिया में हो रहा है लेप्रोस्कोपी को लेकर। तो ये तो मतलब जी। इसके फायदे ही फायदे, नुकसान कोई चीज़ है ही नहीं। खाली एक वही है कि जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं जो दूरबीन से मैनेज नहीं हो सकते, उसमें हाथ से करना ही है, वो हमारी मजबूरी है। लेकिन आज के टाइम में ऐसी मजबूरी बहुत ही कम है। इसमें कौन से ऑपरेशन होते हैं सर? दूरबीन से आज के टाइम में ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑपरेशन है वो दूरबीन से हो सकता है। इसमें आप बच्चेदानी का लेके, हर्निया से लेके, आपका जो है गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है, और किडनी के स्टोन है, पेशाब की नली के स्टोन है, पेशाब की थैली के स्टोन्स हैं, ठीक है, पेनक्रियाज का ऑपरेशन है, तिल्ली के ऑपरेशन है, आंतों के सारे ऑपरेशन हैं। तो आज के टाइम में तो कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं बचा जो दूरबीन से नहीं हो सकता। यानी कि जो आपने बताया कि रिकवरी बड़ी जल्दी है और बिल्कुल, रिकवरी बहुत बहुत ही फास्ट। अच्छा है कि दूरबीन से ऑपरेशन अगर आप करवाते हैं। इसमें एक तो ये होता है, किसी का भी ऑपरेशन हो जाए ना तो ये बोलते हैं कि भाई अब तो खुराक खानी पड़ेगी, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो खुराक, ऐसे मैं बताऊँ आपको, दूरबीन वाले केस में खुराक का कम है। हाँ। कारण क्या है कि आपने कट लगाया पूरा बड़ा, बड़ा कट लगाया तो हीलिंग तो डॉक्टर ने तो क्या किया कि आपको स्टिच मार देगा। क्या होता है कि बोलते हैं सर्जन कट्स गॉड हील्स। हीलिंग भगवान ने करनी है, सर्जन ने नहीं करनी है। सर्जन का काम है उसने कट किया उसको पास पास ला के रख देना,
ठीक है। अब पास-पास लाके रख दिया, हीलिंग कब होगी? जब उसको रॉ मटेरियल मिलेगा। रॉ मटेरियल क्या है? हमारी डाइट। हमारी डाइट ही तो रॉ मटेरियल है। जी। अब जब आपने कट लगाया नहीं, हुँ। तो व्हाई डू यू नीड डाइट? जो आप रूटीन है वो खाइए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों खुराक खानी है? समझ में आया? क्योंकि हीलिंग क्या होती है कि हम जब बड़ा कट लगाते हैं तो उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है हीलिंग के लिए। अब प्रोटीन चाहिए तो आपको डाइट भी चाहिए, आपको पनीर भी चाहिए, ठीक है, थोड़ा फैट पार्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो ये सब चीज़ें खत्म होती। आपको ध्यान हो तो शायद जो बच्चे पैदा होने वाले जो ऑपरेशन सिजेरियन ऑपरेशन बोलते हाँ। हैं, उसमें दूरबीन का ऑपरेशन नहीं होता। अभी तो खाली हम यही बोलते हैं कि दूरबीन से सब ऑपरेशन हो सकते हैं, केवल बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ठीक है? तो जी। बच्चा पैदा होने वाले जो ऑपरेशन सिजेरियन होते हैं, उसके अंदर क्यों डाइट बोलते हैं? एक तो 1 साल तक आपने गर्भ में अपने उसको रखा हुआ है, भ्रूण को रखा हुआ है, तो डाइट आपकी उसको भी जा रही होती है। उसके बाद कट लगता है, ठीक है? तो वो हीलिंग फास्ट हो जाए, इसलिए उसकी जो है प्रेगनेंसी के बाद में उनको खुराक दी जाती है। जी। आज के टाइम में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है? और दूरबीन से आपने नहीं किया तो आपकी दूरबीन से किया है तो आपकी मोबिलिटी आप जल्दी से जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं। तो यू आर एज़ गुड एज़ नॉर्मल पर्सन। तो डाइट वाला रोल भी मतलब खत्म जो है। जो एक बहाना होता था कि रेस्ट कर हाँ, लिया जाए, हाँ, रेस्ट वो वाला। आपने खत्म कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर किसी को रेस्ट करना है तो हाथ से करा ले। वो रेस्ट भी कर लेगा, डाइट भी खा लेगा। जी, दोनों काम कर लेगा। दोनों काम कर लेगा वो। आपने अब तक 20,000 से अधिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरियां कर चुके हैं आप, हाँ जी, हाँ और जी। 14,000 प्लस गॉल ब्लैडर सर्जरियां हाँ जी, आपने हाँ की जी। हैं। इतनी तेजी और कुशलता का राज क्या है सर? देखो कुशलता तो देखो काम करने के साथ-साथ आती है और दूरबीन से हमने स्टार्ट किया यहाँ पर इतना टाइम था नहीं, लोग दूरबीन से अवॉइड करते थे, बहुत कम लोग करवाते थे। जब हमने काम करना शुरू किया, लोगों को रिज़ल्ट दिए, तो लोग अब जूस क्योंकि ये जो नॉर्थ इंडिया जो बेल्ट है ना, ये स्टोन प्रिवेलेंट बेल्ट है बेसिकली। जैसे नॉर्थ इंडिया में आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, हिमाचल, इस बेल्ट में स्टोन बहुत ज़्यादा है। आप इसको पानी की कमी कह सकते हैं। जी। कुछ आपका डाइट ऐसा होता है कि घी वगैरह कोलेस्ट्रॉल जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, घी दूध वाले जी। हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से स्टोन बेल्ट इसको माना जाता है मेडिकल साइंस में। महाराष्ट्र में कम है। चूँकि नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, दूरबीन से रिज़ल्ट अच्छे मिले, तो लोग हमारे पास में आए। तो करते-करते बेसिकली स्किल है, हमने कुछ मशीनों के साथ इनोवेशन किया और दूसरी बात है मशीनें हमने अपडेट रखी, तो हम ये रिज़ल्ट दे पाए। और आपके मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमने नॉर्थ इंडिया का पहला कैमरा इंस्टॉल किया है कैथल में आपके। आज मुझे 1 साल हो गया इस कैमरे को इंस्टॉल किए। दैट इज़ 4K कैमरा। ओके। वर्ल्ड का बेस्ट कैमरा सिस्टम है स्ट्राइकर का 1688 और वो भी है 55 इंच मॉनिटर के साथ में, जो कि नॉर्थ इंडिया में पहला इंस्टॉलेशन है। अभी सेकंड इंस्टॉलेशन इन्होंने जो है कंपनी ने किया है आपके न्यू चंडीगढ़ में, जो टाटा का जो कैंसर हॉस्पिटल खुला है, सेकंड इंस्टॉलेशन वहाँ हुआ है। आप बोलेंगे फर्स्ट आपके पास हुआ फर्स्ट है। हमारे पास हुआ है। इवन इट इज़ नॉट अवेलेबल इन फोर्टिस मोहाली एंड मैक्स मोहाली। जो कंपनी वाले वो बात करते हैं कैथल में ऐसा क्या है कि इन्होंने 4K कैमरा लगाया है। तो इट इज़ माय पैशन एंड कि लोगों को सर्विस देनी है। मेरा शौक है कि मैं अच्छे से अच्छी सर्जरी करूँ और लोगों को उसका बेनिफिट मिले। तो हमने उसमें क्या है कि अब 4K विज़न यानी फुल एचडी से भी 4 गुना ज़्यादा क्वालिटी के साथ में विज़न है। तो वो कैमरा आपको एक सर्जरी करते हुए एक इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है कि आपको छोटी चीज़ वो बहुत मैग्नीफाइड होके दिखती है, तो गलती के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। दिन तो में वो कितने हमने इंस्टॉल किया दिन है। में कितने ऑपरेशन हो जाते हैं सर? दिन में हम जो है जब छुट्टियाँ होती है, गर्मी की छुट्टियाँ, आप ये कह सकते हैं कि लोग जो है मतलब कि ऑफ़िस वगैरह मतलब कम जाते हैं या उस तरह से करते हैं, या मतलब कि हार्वेस्टिंग सीज़न नहीं होता है, फसल का नहीं होता, उस टाइम पे हमारा 7 या 8 सर्जरी के आस-पास होती है और बाकी रूटीन में 3-4 के आस-पास सर्जरी पर डे की होती है। होती है। यस। तो टाइम मिल जाता है सर सोने का, घूमने फिरने का? देखो टाइम तो ऐसा है किसी भी प्रोफ़ेशन में अगर आप डेडिकेटेडली लगते हैं, तो टाइम तो हमेशा 24 घंटे कम रहने वाला है, ये मैं बता दूँ आपको। आपका भी प्रोफ़ेशन ऐसा हो सकता है अगर आप भी लगातार लगे रहेंगे तो आपको भी नहीं मिलेगा, जी। ठीक है? तो लेकिन ये है कि इट इज़ अबाउट बैलेंस ऑफ लाइफ़, ठीक है? तो उसमें क्या है ऑप्टिमाइज़ेशन किया जाना चाहिए। ऑप्टिमाइज़ेशन ऐसे है कि कोई काम कब करना है, प्रायोरिटाइज़ करना है, इसको पहले करना है, इसको बाद में करना है।
तो इस तरह से करके तो टाइम का कभी-कभार दिक्कत आती है, रूटीनली नहीं दिक्कत आती है। जी, तो कैथल से बाहर के भी लोग आपके पास आते हैं, बड़े-बड़े हाँ, शहरों से? बिल्कुल, बड़े-बड़े शहरों से जो अपने कैथल जिन्होंने ऑपरेशन करवाए हैं, तो वो लोग भी जो उनके रिलेटिव्स हैं, दिल्ली से, जयपुर में मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तो वो लोग यहाँ आके करवाते हैं मेरे पास में। और जो कैथल जिन्होंने करवा चुके हैं, उनके भी रिलेटिव्स चंडीगढ़, करनाल, दिल्ली वगैरह रहते हैं, तो वो लोग भी आते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, क्वालिटी हम दे रहे हैं, तो इसलिए हमें अच्छा प्यार मिला यहाँ से। जी, आप स्त्री रोग संबंधित सर्जरियाँ और एंडोयूरोलॉजिक सर्जरियाँ भी करते हैं? हाँ, स्त्री रोग सर्जरी में मैं बताया कि आपको बच्चेदानी का दूरबीन से ऑपरेशन हाँ। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था कैथल में। तो आज हम नंबर ऑफ केसेस कर रहे हैं। सेकंड चीज़ हम एक मैं सबसे बड़ी बात है कि जो आपके करनाल, हिसार और चंडीगढ़ में कुछ एक सेंटर पे हो रही है। हिसार में तो हो ही नहीं रही है, नहीं करनाल में हो रही है, आपके जींद और आस-पास में कुछ जगह में नहीं हो रही है। बच्चेदानी बचाने वाले ऑपरेशन खाली हम ही कर रहे हैं, इस रीजन में। जिसमें बच्चेदानी में कई बार जो है महिलाओं को दिक्कत होती है कि शरीर बाहर आता है, शरीर डिगने की बीमारी होती है बेसिकली, और उनको बच्चा भी चाहिए होता है, कई बार यूट्रस को बचाना होता है। तो केवल और हम ही जयपुर में हम लोग ही ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें बच्चेदानी को अंदर खींचकर हम उसमें जाली लगा के और वो बीमारी को ख़त्म करते हैं। उसमें बच्चेदानी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये काम हम दूरबीन से बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और हमने अब तक करीबन 100 से ज़्यादा ऑपरेशन करके 100 से ज़्यादा बच्चेदानियों को हमने बचा लिया है। जबकि अभी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सर्जन के पास में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तो बोलते हैं बच्चेदानी हटानी पड़ेगी। नहीं, हम ऐसा नहीं है। हम लोग बच्चेदानी की रसोली है, वो भी दूरबीन से निकाल रहे हैं, बिना बच्चेदानी को हटाए। तो ये हमारा अकेला सेंटर है जो दूरबीन से बिना बच्चेदानी को उठाए बहुत सारे बच्चेदानी के ऑपरेशन हम लोग करते हैं। जी, आपका एक और बड़ा चर्चित मामला है कि कम खर्च पे सर्जिकल मॉडल आपका बड़ा प्यारा है। हाँ, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कि कम खर्च पे ऐसे कि हम लोग जो मशीन काम में ले रहे हैं, हमने हाई एंड मशीन भी रखी हुई है जी। और लो कॉस्ट मॉडल भी रखा हुआ है। लो कॉस्ट मॉडल पे सेम एफिशिएंसी के साथ हम काम करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बड़े सेंटर पे तो पेशेंट से पैसा लेने के लिए उस चीज़ को यूज़ किया जाता है जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें पता है कि यहाँ का पेशेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, पेशेंट बहुत पुअर क्लास से है, मेजॉरिटी आयुष्मान का पेशेंट होता है, तो हम लो कॉस्ट मॉडल पे उसको हम सेम क्वालिटी के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं। जी, अल्ट्रासाउंड का क्या रोल है सर सर्जरी के अंदर? कैसे प्रयोग करते हैं सर अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड करने से हमें क्या है कि जो एक अंदर पेशेंट का एक ओवरव्यू मिल जाता है, पेशेंट के पेट का। मान लो पेट में सर्जरी करनी है, गॉलब्लैडर में आप तो पेशेंट आए, पेशेंट बोलता है कि मेरे को पथरी है, बाहर अल्ट्रासाउंड होती है कि जी गॉलब्लैडर में स्टोन है, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं सर्जन भी हूँ और मैं रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ, मैंने जो है सोनोग्राफी का डिप्लोमा किया हुआ है मैंने। तो मैं जब सोनोग्राफी करता हूँ, अल्ट्रासाउंड करता हूँ मैं, तो अंदर हम देखते हैं गॉलब्लैडर के आसपास में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, पथरी कहाँ लोकेट कर रही है, ठीक है, गॉलब्लैडर में ज़्यादा सोजिश तो नहीं है। तो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू लेने से हमें पता है कि हमें ड्यूरिंग ऑपरेशन सरप्राइजेस नहीं मिलते। सपोज आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपको पता है ये दिक्कतें आ सकती है, हाँ। आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सामान चाहिए तो आप वो लेकर भी चलोगे। ऐसे ही जो अल्ट्रासाउंड है बेसिकली ये हमारी सर्जन्स की आईज हैं। तो अगर ये हम पहले देख लेते हैं तो हमें इंट्रा ऑपरेटिव चैलेंजेस की, किसी में पेशेंट में ब्लीडिंग हो सकती है, किसी में ये दिक्कत आ सकती है, हाँ। तो उसका सब एक मेंटल मेकअप पूरा बन जाता है, जिसे कहते हैं रणनीति पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में तो फिर कोई भी आजा लड़ लेंगे। तो रणनीति पहले तैयार करने वाली बात है, जिससे हमें अल्ट्रासाउंड में बहुत हेल्प मिलती है कि ये ऑर्गन का लोकेशन ऐसा है, चाहे वो बच्चेदानी का हो, हर्निया का हो, तो हमें एक जैसे सपोज हर्निया का ऑपरेशन है, अल्ट्रासाउंड में देख के हम उसका साइज मेजर करते हैं, साइज मेजर करके मैश कितनी बड़ी लगेगी, तो कई तरह की मैसेज आती हैं, तो कितनी बड़ी लगेगी, कहाँ फिट होगी, वो सब हमें पहले से आइडिया हो जाता है। तो ये एक हमारी ब्यूटी है हमारे सेंटर की कि इस तरह की फैसिलिटी खाली है कि हमारे सेंटर पर ही है, जिसके अंदर सर्जन खुद अल्ट्रासाउंड करके डिसाइड करता है कि इसका आगे क्या प्रोसीजर होना है और कैसे होना है। जी, जब हरियाणवी ताऊ आते हैं कि पेट में भाई गुड़-गुड़ हो रही है, कुछ भी है, तो हाँ, कैसे समझते कैसे उनको आप? देखो अब तो मुझे 15 साल हो गए और अच्छी मैं हरियाणवी बोल लेता हूँ मैं, और हरियाणवी में मुझे पता है ताऊ की गुड़-गुड़ जो है, उसने हुक्का नहीं पिया तो ताऊ की गुड़-गुड़ होनी है। तो बस ताऊ से उसकी लैंग्वेज में बात करनी है कि ताऊ हुक्का कितना पीवा तू? जी सवेरे शाम। मन ना, झूठ बोल रहा तू तो। ना जी सवेरे शाम पीऊँ, मैंने तना बंद करना पड़ेगा यूँ।
बिना बंद करे कोई जानदा को नहीं। हाँ। तने तो दवाई काम कर दी को नहीं तेरी, तने बिना हुक्का पिए जो है बात बनेगी तेरी। ठीक है, ताऊ समझ जाता है कि ठीक है। सीख गया हाँ, हरियाणवी तो। उसमें क्या पेशेंट बोले डॉक्टर साहब ये मेरी मानदा को नहीं ताऊ, आप समझा दिए उसने, कोई बात नहीं मैं समझा दूंगा तेरा, टेंशन मत ले। गजब गजब गजब। सर, रोबोटिक सर्जरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D 4K इमेजिंग प्रोसेस गाइडेंस आदि इन नई तकनीकों पर आपका क्या विचार है सर? इनमें से हम लोग 4K और फ्लोरेसेंस हम खुद यूज कर रहे हैं, जो मैंने शायद आपको डिस्क्राइब भी किया कि हमने कैमरा लगाया है जी 4K विद फ्लोरेसेंस है। तो फ्लोरेसेंस से क्या है कि एक डाई आती है, इंडोसाइनिन ग्रीन बोलते हैं, वो हम पेशेंट को ऑपरेशन से 1 घंटा पहले लगाते हैं। उसको लगाने के बाद में क्या है कि जो स्ट्रक्चर हमें बचाने हैं, वो उसको एक अलग कलर आता है, उसमें अलग कलर आएगा, और जो जहां हमें ऑपरेट करना है उसका अलग कलर आएगा। तो ये कलर डिफरेंशिएशन होने से हमें क्या है कि कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि आप बॉडी में जब जाएंगे रूटीन कैमरे में क्या होता है कि वो सब कुछ रेड दिखता है। जब होते हैं ना कि मारवाड़ी हिंदी में कहा होता है काले काले राम जी के साले नहीं होते, तो सब कुछ रेड एक जैसा नहीं होता, सबका काम अलग अलग है। तो वो रेडनेस उसकी खत्म हो जाती है, और वो जो इंडोसाइनिक ग्रीन जो फ्लोरेसेंस की जिसकी बात कर रहे हैं, वो हमारा स्पेशल कैमरा है, वो हमें एक अलग पिक्चर दिखाता है। उससे क्या है कि पेशेंट का सेफ्टी बहुत बढ़ जाता है जी। तो ये हम काम में लेते हैं। 4K डेफिनेटली मैंने बताया आपको कि इट इज़ वेरी गुड कैमरा सिस्टम फॉर सर्जरी, और ये हमारा जो है नॉर्थ इंडिया का पहला इंस्टॉलेशन। जी, न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा डॉक्टरों के लिए भी आपकी क्या सलाह देना चाहेंगे आप उनको, जो युवा है? हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको जो है मार्केटिंग करते हैं लोग, वो पेशेंट को दिखाते हैं। लेकिन क्या है कि आपको एक अच्छे सेंटर पे जहाँ पर एक एडवांस सिस्टम लगा हो, वहाँ आपको सर्च करना है, वहाँ जाना है। हमारा भी एक सेंटर है जहाँ पर हम एडवांस सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं, और पेशेंस से काम करना है। आपको टाइम लगेगा, ये एक दिन में कुछ नहीं होता, मुझे भी अच्छा खासा टाइम लगा है, धीरे धीरे सब होगा। टाइम देना है, डेडिकेशन डिवोशन चाहिए, तो ही आप अच्छा सर्जन बन पाओगे। लेकिन हाँ, टाइम दिया जरूर बन पाओगे। सर्जरी का कोई चुनौतीपूर्ण पल आप एक बार साझा करें, या फिर एक यादगार पल हो आपका कोई? सर्जरी का देखो, हर पेशेंट हमारे लिए एक यादगार पल होता है, जी क्योंकि क्या है, पेशेंट जब ऑपरेट होके जाता है और बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 2 घंटे बाद ही होगा बोले कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो वो हमेशा हमारे लिए यादगार बन जाता है। बाकी ऐसा कुछ, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि पेशेंट दर्द में आता है तो यादगार मतलब कोई एक अच्छी मेमोरीज में तो नहीं जाता। हाँ, जब पेशेंट जरूर ठीक हो जाता है, जो भी पेशेंट ठीक होता है उसके बाद जरूर अच्छा लगता है कि पेशेंट ठीक हुआ है, और हमें काम करने में मतलब जी हमारा रिजल्ट अच्छा हुआ तो हमें अच्छा लगता है। पेशेंट जब उसके बाद में जब पेशेंट दोबारा ओपीडी में आता है किसी को साथ में लेके कि ये डॉक्टर साहब ने मेरी जान बचाई थी, हाँ, या डॉक्टर साहब ने ये ऑपरेशन किया था, तो वो चीज़ है। एक आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ मैं, कि एक पेशेंट आया था मेरे पास जींद से, जी और वो आपके यूट्यूब चैनल पे भी शायद अवेलेबल होगा, आपके जो साथी भाइयों ने काफ़ी चलाया उसको, कि 6.25 फुट जो लंबा कीड़ा हाँ निकला था, हाँ वो हमारे हॉस्पिटल में ही हमने ही निकाला था बेसिकली। जी तो वो पेशेंट आया पेट दर्द के साथ में आया, हमने देखा उसको, उसको ऑपरेशन की सलाह दी, तो बोलते हैं जी ऑपरेशन तो सब बोल रहे हैं लेकिन आपको बोलता है कि जान का खतरा है, ये है। मैंने कोई बात नहीं, हम देखेंगे, जी ठीक है, मुझे लगता नहीं है ऐसा। हमने उसको ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद में जैसे ही मैंने उसको जो है आंत में छेद था, तो मैंने कहा चलो इसको क्लीन करते हैं अंदर से। क्लीन करके हमें उसको स्टिच करके क्लोज करना था। जैसे उसको मैं क्लीन करने लगा तो हल्का सा कीड़ा दिखा मुझे, छोटा सा मुंह निकाल के। मैं देखा, उसको खींचा मैं, और लंबा होता गया, लंबा होता गया। फिर हमने उसमें दूरबीन डाली, जी दूरबीन डाल के पूरे इंटेस्टाइन को देखा तो सब बहुत लंबा जा रहा था वो। उसको पूरा धीरे धीरे करते करते हमने उसको लाइव निकाला। लाइव निकाल के उसको हमने साइड टेबल जो हमारी होती है, स्क्रब टेबल होती है, उस पर रख दिया। ऑपरेशन फिनिश कर दिया। ऑपरेशन फिनिश करने के बाद में जो अटेंडेंट बोलते हैं कि जी मैं निकलने लगा, तो बोले जी आपने कुछ दिखाया नहीं, क्या निकला क्या नहीं। और मैंने कहा कीड़ा निकला है, मैं दिखाते हैं। तो जब दिखाने लगे उसको लंबाई किया तो वो स्ट्रेचर को क्रॉस कर रहा था। तो हमें खुद को सरप्राइज हुआ कि हमने ये इतना बड़ा जो है कीड़ा निकाल लिया। जी तो इस तरह के सरप्राइजेस होते रहते हैं। और फिर बाद में मेरे पास में बहुत कई जगह से फोन आया कि जी हमारे पेट में कीड़ा है, हमारे भी निकाल दो। मैंने कि कैसे पता लगा तुम्हें कीड़ा है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है। भविष्य की योजना भविष्य की योजना
तो यही है कि इस कैथल को एक इंडिया का बेस्ट लेप्रोस्कोपिक सेंटर बनाना है। लोग कैथल को जाने कि हाँ, कि सर जी मुझे वहाँ करवानी है, अगर मुझे कोई बीमारी है तो मुझे वहाँ करवाना है। क्योंकि हम बेस्ट सिस्टम ले रहे हैं, बेस्ट स्किल दे रहे हैं। तो चाहता हूँ कि मैं पूरा देश ये जाने कि अगर लेप्रोस्कोपी करवानी है सेफ्टी से तो हम लोग जयपुर हॉस्पिटल जाएँ। क्या बात है जी। सर। रैपिड फायर सवाल है ये, थोड़ा मनोरंजन के तौर पे। आपकी पसंदीदा पुस्तक या फिर लेखक सर? मेरी पसंदीदा पुस्तक है रॉबर्ट कियोसाकी है, जो ऑथर है, एंड रिच डैड एंड पुअर डैड। क्या बात है। आपका प्रेरणा स्रोत कौन है सर? डॉक्टर सी पलानीवेलु हैं। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड ही इज़ बेस्ड इन कोयम्बटूर। और बहुत ही पुअर फैमिली से थे और आज दुनिया में उनका नाम है और हमें फ़ख्र है कि वो हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, जो लेप्रोस्कोपी को वर्ल्ड लेवल के मैप पे लेकर गए हैं वो। सर्जरी से पहले आपका लकी चार्म क्या है? भगवान का नाम लेता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी। अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या? मैं डॉक्टर नहीं होता तो इंजीनियर होता, क्योंकि मेडिकल से पहले आई वाज इन इंजीनियरिंग। आई वाज डूइंग बीटेक मैकेनिकल फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। वहाँ पर मेरी एक शर्त लगी मेरे किसी साथी से और शर्त में मैं मेडिकल में आ गया। क्या बात है। हाँ, बताइए थोड़ा किस्सा। उसमें ऐसा था कि हम लोग मैं बीटेक कर रहा था एमएनआईटी जयपुर, जो पहले एमआरईसी के नाम से होता था। जी। तो जो मेरा एक बैचमेट था केमिकल इंजीनियरिंग में था, आई वाज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी। तो उससे बात चली, उसने कहा कि मेरे भाई का रिजल्ट आया है मेडिकल का, उसमें एमबीबीएस में हो गया है। मैंने कोई बात नहीं, हो गया एमबीबीएस में तो उसकी कौन सी बड़ी बात है। तो उसने बोला कि यार ऐसा नहीं है, अपने से बहुत जबरदस्त दिमाग वाले होते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी होती है और बहुत बहुत याद रखना पड़ता है उनको, अपना तो कुछ भी नहीं, अपने तो सॉल्व किया और निकाल लेते आंसर। अरे मैंने कहा कुछ नहीं है उसमें। तो बोलता है कि भाई ऐसा करके दिखा दे। मैंने भाई मेरे पास बायोलॉजी नहीं है, मैंने नहीं तो करके दिखाया, तो तेरे को क्या चाहिए। तो वो उससे बात तो हो गई, लेकिन मुझे उस रात को नींद नहीं आई। मैंने यार इसको बोल तो दिया, अब मैं प्रूव कैसे करूँ। तो दिमाग में एक एक सर्कल चालू हो गया मेरे को, यार मुझे तो उसको बताना है। उसने मुझे बोला, इतनी बड़ी बात बोली कि यार अपने तो कुछ भी नहीं है और उसने ऐसे किया है। मुझे कोई भी चीज़ ऐसे बोल देता है ना, तो मुझे बहुत अंदर तक मतलब कि एक द्वंद्व स्टार्ट हो जाता है दिमाग में। मैंने मालूम किया कि कैसे मैं मेडिकल में जा सकता हूँ। मेरे पास चूँकि बायोलॉजी थी नहीं 12th में, पीएमटी भी नहीं दे सकता था मैं, उस वक़्त पीएमटी होती थी, नीट नहीं होती थी। मैंने अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है हमारा राजस्थान का, वहाँ मालूम किया। तो उन्होंने बोला ये पहला केस है कि आप 12th बायोलॉजी के साथ में दो और आप देख लो कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो किया हुआ है, 12th की बायो हो जाएगी एडिशनल, तो टेक्निकली यू कैन सिट इन दिस एग्ज़ाम। तो मैं ठीक है, दे तो लेते हैं। मैंने घर पे बिना बताए मैंने फॉर्म भर दिया बोर्ड का, 12th का एग्ज़ाम दिया, उसमें पास हो गया, मेडिकल दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं उससे जाके मिला, मैंने बोलो ये ले, मैं तो 4 महीने पढ़ा हूँ मैं, मेरा तो हो गया ऐसे करके, और मैंने जब ले लिया। तो ऐसे था जो आप पूछ रहे हैं कि अगर मैं मेडिकल में नहीं होता तो मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग में था। ऑपरेशन थिएटर में आप तेज गीत सुनते हैं फिर मधुर सा संगीत सुनते हैं, क्या पसंद करते हैं? ऑपरेशन थिएटर में रूटीन में मैं जो है पेशेंट को भी थोड़ा सूदिंग रहे तो मैं मेरे गणेश वंदना है, मैं वो लगाता हूँ और वो सुनता हूँ। पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। आपका पसंद मनपसंद हरियाणवी व्यंजन क्या है सर? व्यंजन। लस्सी क्या बात है। मैं खुद ही बहुत लेता हूँ और लोगों को भी बहुत प्रमोट करता हूँ लेने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। मेरा लस्सी जो है, मैं चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मेरे को लंच के बाद में लस्सी चाहिए ही चाहिए। दैट्स द बेस्ट पार्ट। जी। आप हमेशा 5 मिनट का ब्रेक कितनी जल्दी लेते हैं? 5 मिनट का ब्रेक मैं सो के लेता हूँ कि भगवान की दया से मुझे ऐसा है कि ऑन ऑफ सिस्टम के साथ में नींद आती है। अगर 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो मैं 5 मिनट सो के मैं उठ जाता हूँ और वो मुझे पूरा अच्छे से रिचार्ज कर देता है आगे के काम करने के लिए। 5 मिनट के लिए सो जाते 5 हैं? मिनट के लिए सो जाता हूँ, बिल्कुल। आपके मोबाइल पर सबसे ज्यादा चलने वाला ऐप्स कौन सा है सर? ईटी मनी। मतलब ये कौन ईटी सा मनी है? इकोनॉमिक यूट्यूब। टाइम्स का। ओके। इकोनॉमिक टाइम्स का एक है, उसमें मेरे को थोड़ा सा, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे थोड़ा सा फाइनेंस का भी रहता है। तो जितने भी फाइनेंशियल और बिजनेस न्यूज़ है वो मेरा इंटरेस्ट का है, तो मैं सबसे ज़्यादा बहुत उसी को बढ़िया। देखता हूँ। एक शब्द में आपके लिए सेवा का मतलब क्या है सर? सेवा मतलब ये है कि आपको फिर ये नहीं देखना है कि वो गरीब है कि अमीर है,
ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आपको जानने वाला है कि नहीं जानने वाला है, आपको उसकी हेल्प करनी है। उसका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, उसका आपसे रिलेशन मैटर नहीं करता। जी। अगर उसको रिक्वायरमेंट है, नीड है, तो आपको उसकी हेल्प करनी है। दैट्स मीनिंग ऑफ सर्विस। भविष्य की एक तकनीक जिसका आप आपके इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी ये तकनीक आएगी तो कुछ ना कुछ बड़ा करने करेगी। देखो, ऐसा है, भविष्य का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी हम लोग 4K पर आए हैं, तो शायद हो सकता है 8K आ जाएगा जल्दी ही, और हमें पिक्चर क्वालिटी और से बेहतर मिलेगी। जो 4K में फुल एचडी से 4 गुना ज़्यादा बेहतर है, 8K के अंदर 4K से 4 गुना बेहतर होगी। जी। तो हमारा जो एफिशिएंसी और जो है पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन रेट काफ़ी कम हो जाएगा, जितना अभी है उससे भी और कम हो जाएगा। तो चाहते हैं कि जो सेफ्टी पेशेंट का बढ़ जाएगा ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो यही सोचते हैं कि ये टेक्निक आती है तो। जी। कैथलवासियों को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या कुछ संदेश आप देंगे? कैथल वासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने देखो मुझे बहुत प्यार दिया कि मैं जयपुर से यहाँ पर आया और मैं रुका, और उन्होंने मुझ पे विश्वास किया, और हमने अभी इतने सारे ऑपरेशंस कर दिए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लोग, कुछ लोग उनको मिसगाइड करते हैं दूरबीन से ऑपरेशन करने के लिए, वो प्लीज़ मिसगाइड नहीं होएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे सेंटर पर आएँ, कहीं भी जाएँ, डॉक्टर से बात करें, और अपने मेजॉरिटी ऑपरेशंस हैं वो आज के टाइम में दूरबीन से अवेलेबल हैं, तो कोशिश करें दूरबीन से करवाएँ। चाहे कोई आपको कितना भी समझा दे कि इसको हाथ से करना है, हाथ से करना है, आज के टाइम में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है। गिने-चुने कैंसर की सर्जरी हैं जिसमें कि हाथ से होते हैं, अदरवाइज़ कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि जो दूरबीन से नहीं हो सकती हो। तो प्लीज़ लोगों के बहकावे में नहीं आएँ, और दूरबीन से अपना जो सर्जरी है इलाज करवाएँ। तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा सही में देते हैं सर लोग। देखो, ऐसा है ना कि भगवान जन्म देता है और जान बचाता है। डॉक्टर उसमें एक एज़ ए मीडिएटर काम करता है। बाकी तो कोई आपका मीडिएटर है नहीं जान बचाने के लिए, क्योंकि आप बीमार हुए हो, तो बट नेचुरली कुछ बीमारी ऐसी है जो जान का खतरा कर देती है। वो जान का खतरा कौन बचाएगा? तो इसलिए भगवान के रूप में माना जाता है बेसिकली, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हम लोग भी इंसान हैं। भगवान बोलने से क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है जी। पेशेंट की, कि यार भगवान बोल दिया अब तो बचना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है, देखो डॉक्टर भी इंसान है, डॉक्टर की भी फैमिली होती है, सब कुछ होता है। हाँ, एज ए इंसान कोई भी बंदा, न तो डॉक्टर न कोई दूसरा बंदा, वो नहीं चाहेगा किसी का बुरा हो, अनटिल अनलेस वो क्रिमिनल माइंड का हो, तो वो एक अलग बात है। रूटीन में कोई भी नहीं चाहेगा जी। कि उसका बुरा हो। तो कई बार नहीं चाहते हुए भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस इज नॉट ए फुल प्रूफ साइंस। मैं बता दूं आपको, मेडिकल साइंस में कभी भी 2+2 4 नहीं होते, 2+2 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कभी आप ये सोचें कि हाँ, कि डॉक्टर ने अपनी कोशिश की है, उस कोशिश के बावजूद भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो वो हमारे मेडिकल लिटरेचर में एक्सेप्टेंस है उनका, कि दिया हुआ है कि ये होते हैं तो होते हैं। इस पे किसी का बस नहीं चलता। तो उसको एक पॉजिटिव वे में लेके, और डॉक्टर को साथ में लेके, जहाँ उस कॉम्प्लिकेशन को मैनेज किया जा सकता है या वहीं पर मैनेज हो रहा है, उसमें डॉक्टर को कोऑपरेट करें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जी। और मैं चाहता हूँ कि इस बारे में हम डिटेल से किसी एक पॉडकास्ट को तैयार करेंगे, हाँ। जिससे क्या है कि उसमें मरीजों की एक्सपेक्टेशन डॉक्टर से क्या होती है, और डॉक्टर की मरीजों से क्या एक्सपेक्टेशन होती है। जी। ये एक साइड का नहीं है गेम, क्योंकि आपने मरीजों का तो पूछ लिया, डॉक्टर भी तो कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है पेशेंट से, कि जी। जिससे क्या है कि उसके मरीज को ठीक किया जा सके। ये हमें बहुत दिक्कत आती है। आपने मरीजों का तो पूछ लिया, जी। ठीक है, तो डॉक्टरों की बहुत समस्या है कि मरीज का बिहेवियर कई बार उसको अच्छा करने से रोक देता है। तो कभी इस बात पे चर्चा करेंगे जी, आपके साथ बिल्कुल बैठ के, करेंगे सर। टाइम होगा तो। तो भाईचारा कैसा है सर आप लोगों का आपस में, कैथल के डॉक्टरों का आपस में? बहुत बढ़िया है, हम लोग आपस में, कि देखो पता है क्या है, कि पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर ने इलाज किया, पैसे लिए, खत्म। ऐसा नहीं होता। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं कोई ऑपरेशन करता हूँ, या किसी पेशेंट में कोई दिक्कत आती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, उसके बारे में मैं अपने वाइफ से भी डिस्कस करता हूँ, मैं अपनी मदर से भी डिस्कस करता हूँ, है ना? और मेरे फ्रेंड सर्कल से भी डिस्कस करता हूँ, और जो हमारे डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं उनसे भी डिस्कस करता हूँ, और ऐसे ही वो लोग भी करते हैं। पेशेंट के लिए तो उसको लग रहा है कि डॉक्टर ने देख लिया, काम खत्म है, जी। लेकिन ये पीछे के जो डिस्कशन, जो पर्दे के पीछे वाले, वो दिखते नहीं है। तो हम लोग आपस में डिस्कशन करके कि यार ये ऐसे कैसे हुआ इसमें, तो कोई सोल्यूशन आगे नहीं हो,
अगर हमारी वजह से हुआ तो वो आगे नहीं हो, और हुआ तो ये क्यों हुआ कि आगे इसमें नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोग मिलके रहते हैं, ऐसा किसी से कुछ है नहीं। जो भी है सब लोग आपस में अच्छा कंपटीशन प्रेम तो प्यार रहता है। होगा या ऐसा नहीं है? कंपटीशन देखो आपको हर बिज़नेस में है, कोई भी ऐसा नहीं है जी। कि वो एक अलग चीज़ है, प्रोफेशनल राइवलरी अलग चीज़ है, लेकिन पर्सनल जो फ्रेंडशिप है वो डिफरेंट है। वो तो 2 भाइयों में भी रह सकती है। जी। हैं कि भई वो फर्स्ट आ रहा है और मैं सेकंड आ रहा हूँ तो डेफ़िनेटली वो उससे जलेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसमें भाइयों का प्यार तो नहीं खत्म हो जाता। वो एक उसको है कि कॉम्पिटिशन लिया जाता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन जिसे कहते हैं, कि उसने ऐसे काम किया, हमने दूरबीन से किया, तो या चलो जो नए पुराने जो सर्जन्स वो भी सोचते हैं कि हेलो हम भी कुछ करें। कई बार कुछ पुराने सर्जन्स बोलते हैं कि यार हम भी ये देख लेते हैं, हम भी इससे कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है। आज हम करवा चौथ का फंक्शन है तो सब साथ इकट्ठे होके मना रहे हैं। दिवाली भी है अभी, जी। हमारा 12 तारीख को प्रोग्राम है तो वो भी हम कर रहे हैं। तो सब लोग अच्छे से रहते हैं जी। और यही चाहते हैं, हम भी कोशिश यही करते हैं कि सब पेशेंट सबके पास जो भी आए वो सब ठीक होके जाएँ। हम भगवान से ये नहीं प्रार्थना करते लोग बीमार होएँ, हम चाहते हैं कि जो बीमार हो वो हमारे पास आए और हम ठीक जी। करके भेजें उसको, उसकी तकलीफ़ कम हो जाए। क्योंकि जो पैदा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि किसी ने पूछा कि कोई ऐसा तरीका बता जिससे बीमार नहीं हो, ठीक है? तो बता देते हैं, क्या है तरीका? आप बताओ, क्या बीमार नहीं हो कभी ज़िंदगी में? है कोई तरीका? ऐसा तो क्या तरीका सर? है एक तरीका, आप पैदा मत हो। अगर आप बीमार नहीं हो सकते तो पैदा मत हो। जी। पैदा हुए तो बीमार होगा ही होगा, ऐसा कोई दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि आज आप देखिए कि जब पैदा होता है बच्चा, उसको वैक्सीन इंजेक्शन लग जाते हैं, हाँ। ठीक है? अभी तो हमारे पास में इतनी सारी चीज़ें आ गई, टेक्नोलॉजी, इतना रिसर्च हो गया, नहीं तो पहले कितने हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। जब हम पढ़ते थे, तो 1000 में से 175 बच्चे खत्म हो जाते थे। जी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है? दैट इज़ वन ऑफ द ग्रोथ इंडिकेटर ऑफ एनी कंट्री, हुँ। ठीक है? आज के टाइम में शायद ये जो आईएमआर का जो रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शायद 30 या 35 के आसपास है, जी। ठीक है? तो बीमार अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब आप पैदा मत हो। पैदा हुए तो बीमारी होगी, और तो बीमारी होती है तो हम यही कहते हैं कि ठीक है, कुछ चीज़ें हैं हम बीमारियाँ कम कर सकते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज करके, ठीक है? खान-पान को ठीक करके वो कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। कभी भी आप सोचो आपने गाड़ी ली है, कभी पंक्चर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। होगी, क्यों नहीं होगी? चलेगी तो आप पंक्चर लोग भी होगी। बीमार बीमार हो जाते हैं सर? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सीज़नल बीमारियाँ किसको नहीं होती? सबको होती है। जो है देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर बीमार नहीं होना तो इसका मतलब पैदा नहीं होना। पैदा हुए हो तो बीमारी होगी। ऐसे तो डॉक्टर कभी हमेशा अमर ही हो जाएगा। पब्लिक को हम यही कहना चाहते हैं कि भई तुम ऐसा मत समझो कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो मतलब डॉक्टर ने ऐसा किया है। ऐसे तो कभी डॉक्टर के घर में कॉम्प्लिकेशन होते ही नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनके घर में ऑपरेशन हुए हैं और उनके कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, बीमारी में जो है मतलब कल जो है कॉम्प्लिकेशन भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, हम भी इंसान हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि भगवान नहीं है, इंसान है। जी। जी, जी। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो भाई आज दूरबीन ऑपरेशन पे काफ़ी गहन चर्चा की है और कैथल के अंदर पूरे देश का इतना बड़ा सिस्टम डॉक्टर साहब लेके आ रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो अगर आगे जाएगी लोगों को पता चलेगा तो डॉक्टर साहब के पास ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।